Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing very good. So I welcome you to our channel. इसमें हमारा CIB का फाउंडेशन सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहे हैं. सो आई एम योर मेंटोर फॉर BFM. BFM में हम मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग कर रहे हैं. उसके चैप्टर 2 का आज पार्ट नंबर 2 हम करने वाले हैं. कल हमने देखा था LRS क्या है हमारा, ठीक है. उसमें हमने देखा था कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है. आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि परमिसिबल और प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस क्या है अंडर LRS. ठीक है, सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास. This is my brief introduction for people who are new to the channel. My name is Shikha. I am your mentor for BFM under CIB and JIB में आपको PPP पढ़ाती हूँ. I am an ex-banker like you guys and also I am JIB and CIB certified. Let's start with the class. Next we have is remittances. अब remittance के हम different schedules देखने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या transactions जो है आपकी permitted हैं और कौन सी transactions आपकी permitted नहीं है. सबसे पहले आपका आता है शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 क्या बताता है? नॉन परमिसिबल और प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेस. कौन से जो रेमिटेंसेस हैं नॉन परमिसिबल हैं या प्रोहिबिटेड हैं जिनको आप जो है आप रेमिटेंसेस नहीं कर सकते हो, जिस पर्पस के लिए आप फॉरेक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. रेमिटेंसेस फॉर मार्जिन्स टू ओवरसीज एक्सचेंजेस, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर्स, payment related to callback services of telephones, remittances towards banned or prescribed magazines, purchase of FCCBs issued by Indian companies abroad, remittance of dividends by any company, remittance of interest income on funds. तो ये सारी जो है आप एक बार जो है नॉन परमिसिबल ट्रांजैक्शंस को पढ़ लेंगे कौन कौन सी है. शेड्यूल 1 में कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो नॉन परमिसिबल है, प्रोहिबिटेड है, मैंने आपको लिस्ट दे दी है. You guys can have a look at it and see what all transactions are non-permitted or prohibited transactions for your remittances. Next we have is Schedule 2. अब ये कुछ ऐसे remittances हैं जो permissible तो हैं, ठीक है, आप इन purposes इन चीजों के लिए आप रेमिटेंसेस कर सकते हो, बट आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा गवर्नमेंट के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स का, डिपेंडिंग ऑन आप कैसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो. अगर आप किसी कल्चरल टूर के टूवर्ड्स रेमिटेंस करना चाहते हो, ठीक है, बाहर कोई कल्चरल टूर हो रहा है, आप रेमिट उसमें कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर आप फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट्स इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेनी है. अगर आप रेमिटेंस करना चाहते हो टूवर्ड्स फ्रेट ऑफ वेसल्स चार्टर्ड बाय PSUs, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट. पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट ऑन CIF बेसिस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSUs, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट. ऐसे ही आपके ये जो है ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे आपको डिफरेंट जो है आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज की परमिशन जो है चाहिए होगी. ये क्या है? रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अब्रॉड by a person other than international or national or state level sports bodies, where यहाँ पे अगर कोई किसी स्पोर्ट इवेंट को स्पॉन्सरशिप करना चाहता है, उसकी प्राइज मनी को स्पॉन्सरशिप करना चाहता है, अदर देन कोई, अगर आपकी मान लीजिए आपकी इंडिया में कोई इंटरनेशनल बॉडी है जो कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, हम उसको यहाँ काउंट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अदर देन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज की बात कर रहे हैं. अगर कोई और इंडिविजुअल मान लीजिए प्राइज मनी या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करना चाहता है जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व USD 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, इनकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो शेड्यूल 1 आपका किसका है? नॉन परमिसिबल ट्रांजैक्शंस का. और शेड्यूल 2 किसका है? ऐसे रेमिटेंसेस जो आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज की परमिशन लेके रेमिटेंस कर सकते हो. Then we have is Schedule 3, remittances for resident individuals permissible under the delegated powers of the authorized dealers. अब ये क्या है? हमने ADs को, हमारे authorized dealers को ही कुछ powers दिए हैं. आपको यहाँ पे हमने powers दिए हैं जहां पे आप डिसाइड कर सकते हो जो आपकी powers हैं उसके within, अगर कोई resident individual जो है पैसा पहुंचाना चाहता है, रेमिट करना चाहता है, तो आप जो है कर सकते हो.
ये आपकी लिस्ट है शेड्यूल 3 की। प्राइवेट विजिट आप किसी कंट्री की कर रहे हो, गिफ्ट और डोनेशन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, एमिग्रेशन है, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज अब्रॉड, ये सब किसके पावर में आते हैं? अगर आपकी ऑथराइज डीलर की पावर में है और आपकी एलआरएस स्कीम के अंडर आते हैं, तो ये रेमिटेंसेस आपको अलाउड है, परमिटेड है अंडर शेड्यूल 3 ऑफ योर फेमा एक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर द पर्पसेस ऑफ एलआरएस, सिटीजन्स ऑफ अ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान एंड रेजिडेंट इन इंडिया on account of employment the duration of which does not exceed 3 years are considered residents। अगर आप एलआरएस की मैं बात करूं, कोई जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया के कुछ ऐसे लोग हैं, एनआरआईज की अगर मैं बात करूं, एनआरआईज क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस, कि वो इंडिया में रह नहीं रहे, रेसाइड इंडिया में नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं, बट वो सिटीजन इंडियन के हैं, इसलिए ही नॉन रेजिडेंट इंडियन हम उनको कहते हैं। ऐसे ही अगर आपके कोई फॉरेन स्टेट के सिटीजन हैं जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन जो है 3 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, उनको हम जो है रेजिडेंट्स मान लेते हैं एलआरएस के पर्पसेस से, ठीक है। एलआरएस की अगर मैं बात करूं, कोई फॉरेन स्टेट के जो सिटीजन हैं इंडिया में रह रहे हैं, 3 साल से ऊपर नहीं रह रहे, 3 साल का टेन्योर यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हम उनको एलआरएस की 2.5 लाख की एनुअल लिमिट अलाउ करते हैं। आप जो है 2.5 लाख यूएसडी आराम से जो है ट्रांसफर कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो अब्रॉड। इसमें सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट में पाकिस्तान के सिटीजन नहीं आते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड, ऑल अदर सिटीजन आर काउंटेड हियर, ठीक है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है? वही एनुअल लिमिट क्या है आपकी? 2.5 लाख यूएसडी। आपकी जितनी भी रेमिटेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उसमें आपके पैन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, पैन जो है आपके पास होना ही चाहिए। फ्रीक्वेंसी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी भी कर सकते हैं, जितनी आप करना चाहें, ठीक है। की रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपको एक पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच को जो है असाइन करना पड़ेगा। आपको अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको एक बैंक की ब्रांच को जो है चूज करना पड़ेगा, जो बेसिकली आपकी सारी अकाउंट डीलिंग्स चेक करेगा, आपका केवाईसी करेगा। अगर आप फ्रेश कस्टमर हो तो आपका फ्रेश केवाईसी प्रॉपरली लेगा, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपके पिछले साल का पूरा चेक करेगा कि आपने कितनी फॉरेक्स में ट्रांजैक्शंस की हैं, और जो है आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेगा, ठीक है। सो दीज आर आर ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर एलआरएस स्कीम, और इसमें हम जो है फॉरेन सिटीजन को भी अलाउ करते हैं एलआरएस के अंडर, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से इंडिया में रह रहे हैं और ड्यूरेशन जो है 3 साल से ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज, हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में। अगर आप बैंक जाते हैं, ऑथराइज डीलर के पास जाते हैं और आप उनको क्या बोलते हैं, मुझे पैसा ट्रांसफर करना है, मुझे अपना, मैंने एडमिशन लिया उस यूनिवर्सिटी को, मुझे पेमेंट करनी है, यूएसडी में पेमेंट करनी है, आप मुझे बताइए क्या क्या फॉर्म भरने हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने किसी में भी फॉरेक्स की कोई भी ट्रांजैक्शन की है, फॉर्म A2 जो है हम भरवाते हैं, ठीक है। फेमा का डिक्लेरेशन है, आप इसको फॉर्म A2 को अब ऑनलाइन सबमिशन भी अलाउ करते हो, बट दिस इज अ की डॉक्यूमेंट अगर आप कोई भी रेमिटेंस जो है कर रहे हो फॉरेक्स में। Simplify documentation for individuals for amounts up to $25,000 subject to the satisfaction of the AD bank। अगर आपका जो रेमिटेंस है वो USD 25,000 तक ही है, आपको जो है ये लिमिट्स याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर आपका जो रेमिटेंस लिमिट है USD 25,000 तक ही है, तो आपका एडी बैंक डिसाइड कर सकता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, कम कर दे, आपसे सारे जो है डॉक्यूमेंट्स उसको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या लेते हो, डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, कि जो पैसा आप भेज रहे हो, ठीक है, ये आपके पास आया कहां से है, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। पैन आप लेते हो, कॉपी ऑफ कंफर्म टिकट एंड वीजा इफ द रेमिटेंस इज फॉर ट्रैवल अब्रॉड। अगर आप बाहर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो तो आप कंफर्म टिकट और वीजा की भी कॉपी लेते हो। अगर आपने टूर ऑपरेटर्स की सर्विसेज ली है, the tour operator can collect the amount from the resident individual either in INR or in FC, in which case the tour operator can open a special foreign currency account with the bank in India। अगर आप टूर ऑपरेटर हो के साथ जो है आप सर्विसेज ले रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप टूर ऑपरेटर को INR में पैसा दे दो और वो आपके लिए फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देगा थ्रू देयर स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट विद द बैंक इन इंडिया।
ये सारे अकाउंट्स भी हम पढ़ने वाले हैं हमारे आगे वाले चैप्टर्स में, एनआरआई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज अकाउंट टाइप्स ऑल्सो. Tax collected at source applicable in respect of release of exchange by the tour operators irrespective of the threshold limits. आपके जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको टीसीएस जो है पे करना पड़ता है जब भी वो एक्सचेंज आपका कराते हैं किसी भी टूर के लिए. ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड मेन क्या क्या है आपका, फॉर्म A2 हो गया, पैन हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स हो गया. ठीक है, अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपकी कॉपी ऑफ कंफर्म टिकट एंड वीजा इज ऑल्सो अंडर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. अब हम बात करते हैं कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की जो अलाउड है आपके एलआरएस के अंडर और कितनी लिमिट तक अलाउड है, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस है. सबसे पहले क्या है, प्राइवेट विजिट्स अदर देन नेपाल एंड भूटान. अगर आप कोई प्राइवेट विजिट्स कर रहे हो, मतलब प्राइवेट टूर्स कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो नेपाल और भूटान को छोड़ के. नेपाल और भूटान को हम क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि नेपाल और भूटान में हमारा आईएनआर ही चलता है, तो यहाँ पे हमें फॉरेक्स के ज्यादा गाइडलाइंस लगाने की जरूरत नहीं होती है. प्राइवेट विजिट कर रहे हो तो आप देखो फॉरेन अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं दो तरीके से कर सकते हो. आप अपने एडी को जाके बोलो कि मुझे कैश में, मैं आपको कैश दे रहा हूं, उसके बदले जो है आप मुझे यूएसडी दे दो, मतलब आप मुझे करेंसी के फॉर्म में जो है फॉरेक्स दे दो. या फिर आप बोलते हो कि बैंक अकाउंट के थ्रू मुझे फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन करनी है. तो अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो कैश एक्सेप्टेंस अप टू 50,000 बियॉन्ड विच अकाउंट राउटिंग रिक्वायर्ड. प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हो तो 50,000 रुपए के इक्विवेलेंट आप यूएसडी ले सकते हो. ठीक है, और उसके अलावा जो आप लोगे वो क्या होगा, आपके अकाउंट से ही होगा. ठीक है, दिस इज, और आपकी टोटल लिमिट वही है आपकी 2.5 लाख ही है, 2.5 लाख यूएसडी. अगर आपका कोई एक्सचेंज है ट्रिप से आने के बाद बच जाता है, एनी एक्सचेंज विच इज अनयूटिलाइज्ड, उसको आपको सरेंडर करना होता है विद इन 180 डेज ऑफ रिटर्न टू इंडिया. जब आप इंडिया आ चुके हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर 180 डेज के अंदर अंदर आपको उसे रिटर्न करना होता है. दिस इज योर गाइडलाइन रिगार्डिंग प्राइवेट विजिट्स. इसमें एक्सेप्टेड कंट्रीज कौन सी हैं, नेपाल एंड भूटान. नेक्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट. अगर आप बाहर से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो किसी बाहर की कंट्री से, तब भी आपकी लिमिट क्या है, 2.5 लाख यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर. अगर आपकी लिमिट 2.5 लाख तक की है तो आपको हॉस्पिटल का एस्टिमेट देने की भी जरूरत नहीं है. आप बस ये कंफर्म कर दो कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप विदाउट हॉस्पिटल एस्टिमेट 2,50,000 रेमिट कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा आपका जो अटेंडेंट है उसकी भी 2.5 लाख की अलग से लिमिट होती है जो आपके साथ जाना चाहे. दिस इज रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट. और अगर मान लीजिए आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है बाहर, स्पेसिफिकली हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें एक्सपेंस 2.5 लाख यूएसडी से भी ऊपर का है, उस केस में आप इंडिविजुअल को एलआरएस के अंडर एक्सटेंशन दे सकते हो इफ इट इज रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट. बट इस केस में आप बोलोगे मुझे डॉक्टर का एस्टिमेट ला के दो. अप टू 2.5 लाख डॉक्टर के एस्टिमेट की भी जरूरत नहीं है, बट 2.5 लाख से ऊपर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको रेमिट करना है then you are going to ask for the doctor's estimate also. ठीक है, I hope this is clear. Next we have is education abroad. अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, उसमें भी 2.5 लाख के बियॉन्ड अगर अमाउंट है तो आपको सारी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए. suitable documentary evidence to be submitted. Students become NRIs and existing resident accounts converted to NRO account facilities. They can remit up to USD 1 million from their NRO accounts per financial year. यहाँ पे हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. जैसे आपके स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, एनआरआईज बन जाएंगे. यहाँ पे जो इनके इंडियन रुपी वाले अकाउंट होंगे, मान लीजिए एसबीआई में इनका एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, जैसे ही वो एनआरआई बने तो उनका अकाउंट एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट. ठीक है, जिसको आप एक तरीके से चलाते तो हो सेविंग अकाउंट की तरह ही, बट एक एनआरआई का अकाउंट होता है तो इसलिए हम इसको एनआरओ अकाउंट कहते हैं. अगर कोई स्टूडेंट है जिसका ऐसे एनआरओ अकाउंट खुल जाता है तो उनको हमने एक और फैसिलिटी दी है कि आप पर फाइनेंशियल ईयर आपके एनआरओ अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उससे भी अप टू यूएसडी 1 मिलियन पैसा ट्रांसफर जो है कर सकते हो. ये हमने आपको एक एडिशनल फैसिलिटी दी है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज लिमिट्स. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग योर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. करंट अकाउंट की और क्या ट्रांजैक्शंस आपकी हो सकती हैं, मान लीजिए आप कोई रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देते हो, दैट इज आल्सो अंडर योर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. रिलेटिव्स को गिफ्ट, आप कौन सी रिलेटिव्स क्या होते हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है.
इसमें आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स आते हैं, बट कुछ सर्टेन रिलेटिव्स जैसे कि स्टेप फादर, स्टेप डॉटर, फादर्स फादर, फादर्स मदर, इन सबको आप एक्सक्लूड कर देते हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर एलआरएस की हम बात कर रहे हैं। एलआरएस में आप जो है कंपनीज एक्ट में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसको फॉलो करते हो, बट कुछ सर्टेन रिलेटिव्स को एक्सक्लूड कर देते हो। ठीक है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ दी है। डोनेशन टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया और एन ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया। आप किसी इंडिविजुअल को जो इंडिया से बाहर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया से बाहर है उनको डोनेशन करना चाहते हो। उसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड यूएसडी 2,50,000 may be released if it is so required by the country of emigration for meeting any incidental expenses in the country of immigration, subject to suitable documentary evidence submitted by the individual to the satisfaction of the AD bank. This should not be used for earning points for immigration. आई थिंक ये दोनों जो है पॉइंट्स मिक्स हो गए हैं। आपका कोई डोनेशन आप करना चाहो इंडिया के बाहर या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के बाहर है उसकी लिमिट भी यूएसडी 250 है। अगर यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, आप यूएसडी 2,50,000 रिलीज कर रहे हो किसी कंट्री ऑफ इमिग्रेशन में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, तो बियॉन्ड 2,50,000 हम जो है रिलीज कर सकते हैं, subject to suitable documentary evidence submitted by the individual to the satisfaction of the AD bank, जिसमें आपका इंडिविजुअल जो है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे कि उसको एमिग्रेशन के लिए ही इन पैसों की रिक्वायरमेंट है बियॉन्ड 2,50,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर द परचेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट सब्जेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ओनली फॉर पर्सनल पर्पसेस। अगर आप कोई आर्ट क्राफ्ट ऐसा कोई पीस खरीदना चाहते हो उसमें जो है आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो है गाइडलाइंस लगने वाली है। ठीक है, बिजनेस ट्रिप, ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर आपकी कंपनी बेयर कर रही है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रैवल ट्रिप पे, जो आपकी कंपनी सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रही है और अगर वो जो है उसमें जो लिमिट है एलआरएस की अप्लाई नहीं होती, बिकॉज दैट एक्सपेंस इज बीइंग डन बाय योर कंपनी एंड नॉट बाय यू। एलआरएस जो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इट अप्लाइज ओनली एंड ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, इट डज नॉट अप्लाई टू कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो अगर ऐसा आपका कोई बिजनेस ट्रिप, ट्रैवल एक्सपेंसेस है जो कंपनी बेयर कर रही है, ये एलआरएस की गाइडलाइन से बाहर है। अब बात आती है कि टैक्स कलेक्शन कैसे होता है। क्या एलआरएस में जो आप पैसा भेज रहे हो उस पे आपका कोई टैक्स लगता है क्या, और लगता है तो कितना लगता है। अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपकी जो मैकमिलन की बुक है उसमें आपका काफी सारा डेटा जो है कई बार ओल्ड होता है, तो अगर आप बीएफएम अपनी मैकमिलन की बुक से देखोगे तो इसमें आपको टीसीएस की गाइडलाइंस ओल्ड मिलेंगी। हमें यहाँ पे क्या फॉलो करनी है, न्यू गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अप्रैल 1 2025 से हमने क्या बोला है, द टैक्स ऑन रेमिटेंसेस अंडर द एलआरएस इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड वेरीज बेस्ड ऑन द पर्पस एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो हमारा टैक्स है वो किस पे है, टीसीएस है, मतलब जैसे ही आप रेमिट करोगे तभी आपका टैक्स कट जाएगा। डिपेंड करता है पर्पस क्या है और अमाउंट क्या है। An authorized dealer, typically a bank, collects the TCS. जब भी आप पैसा भेजते हो जो बैंक है वो तुरंत आपका TCS काट के पैसा भेजेगा, ऑथराइज डीलर। ये जो है फाइनल टैक्स नहीं है, एडवांस पेमेंट है। नॉर्मल जैसे आपका टीडीएस काम करता है, ये एडवांस पेमेंट है। बाद में पता चलता है कि आपकी जो सैलरी है, जो आपकी इनकम है, वो बेसिकली इनकम टैक्स की लिमिट में फॉल ही नहीं करती है, तो आपका जो टैक्स है वो वापस आ जाएगा। इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी व्हेन यू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इट इज सेइंग द सेम थिंग। इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपकी टोटल टैक्स पेमेंट है उसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो जाएगा अगर आपने एडवांस टैक्स दिया है। समरी क्या है, टीसीएस के एलआरएस रेमिटेंस के नए रूल्स जो कि अप्रैल 1 2025 से इफेक्टिव हैं। फॉर रेमिटेंसेस अप टू 10 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, अगर आप पर फाइनेंशियल ईयर 10 लाख तक रेमिटेंसेस कर रहे हो तो जो टीसीएस है इज नो टीसीएस इज लिवाइड ऑन द फर्स्ट 10 lakhs ऑफ रेमिटेंसेस इन अ फाइनेंशियल ईयर। 10 लाख तक आपका कोई भी टीसीएस जो है नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पसेस। अगर आपकी हम बात करें 10 लाख से ऊपर की पर फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या है आपके टीसीएस के रेट्स। एजुकेशन की बात करूं, जहां पे एजुकेशन लोन के थ्रू आप इसको फंड कर रहे हो, तो कोई भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपने किसी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लोन का पैसा लिया है, 10 लाख से ऊपर है, तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आपका एजुकेशन सेल्फ फंडेड है या मेडिकल ट्रीटमेंट है जो सेल्फ फंडेड है, तो उसमें 5% टीसीएस लगता है
10 लाख से ऊपर के अमाउंट पे। इन केस ऑफ सेल्फ फंडेड एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट आपका जो है टीसीएस कितना लगता है, 5% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 10 लैक्स। तो ये आपको याद रखना है 5%। अगर आप बाहर का कोई टूर पैकेज ले रहे हो 10 लाख तक का ले रहे हो तो 5% टीसीएस है। 10 लाख से ऊपर का ले रहे हो तो 20% टीसीएस लगता है। ठीक है, ये रेट्स आपको याद रखने हैं। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 5% अगर 10 लाख तक का कोई आप टूर का पैकेज ले रहे हो, और अगर 10 लाख से ऊपर ले रहे हो तो 20%। अदर पर्पसेस है इन्वेस्टमेंट गिफ्ट, तो 20% टीसीएस लगता है 10 लाख से ऊपर के अमाउंट पे। तो 10 लाख से नीचे मोस्टली तो सब चीजों पे जो है आपका नहीं लगता है। कुछ चीजों पे 10 लाख तक भी आपका लगता है, जैसे कि ओवरसीज टूर पैकेजेस पे 10 लाख तक भी 5% टीसीएस लगता है। अदरवाइज 10 लाख से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपके अदर पर्पसेस है उसमें 20% टीसीएस लगता है। एजुकेशन फंडेड बाय एजुकेशन लोन है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेल्फ फंडेड है या मेडिकल ट्रीटमेंट है तो 5% टैक्स लगेगा आपके 10 लाख से ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, 10 लाख की जो थ्रेशोल्ड है ये कंबाइंड लिमिट है सारे एलआरएस रेमिटेंसेस के लिए। ठीक है, इसमें आपका सारा, जैसे मान लीजिए ओवरसीज का आपका खर्चा था 5 लाख, एजुकेशन पे खर्चा था 3 लाख, तो टोटल 8 लाख हो गया। 10 लाख से नीचे आया तो इस तरीके से आप इसको काउंट जो है करोगे। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर नॉट सब्जेक्ट टू एलआरएस रेगुलेशंस और टीसीएस ऑन ट्रांसफर्स फ्रॉम देयर एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स। ठीक है, अगर हमारे कोई एनआरआईज हैं जो आपके एनआरई और एनआरओ अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनका कोई जो है टैक्स नहीं लगता है। लोन्स बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स, हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके कोई क्लोज एनआरआई रिलेटिव्स हैं, अगर वो उनको लोन देते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लोन इज फ्री ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, मिनिमम मैच्योरिटी 1 ईयर होना चाहिए, बोरोवर की पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए होना चाहिए या फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए। बट बिजनेस में भी अगर हम बात करें तो चिट फंड्स और निधि फंड्स का बिजनेस नहीं होना चाहिए। कोई एग्रीकल्चरल, प्लांटेशन या रियल एस्टेट एक्टिविटी में ना हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस में और ट्रेडिंग इन टीडीआर्स में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपने पैसा दिया है वो आपका एनआरआई अपने एनआरओ अकाउंट में रख सकता है। ठीक है, जो लोन है इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, इस्तेमाल इंडिया में ही होगा। रीपेमेंट जो है आप इनवर्ड रेमिटेंसेस से कर सकते हो या एनआरओ से ट्रांसफर करके कर सकते हो। सो दिस इज योर लोन्स बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है। आप जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जो आपकी एसेट और लायबिलिटी जो है चेंज कर देती हैं। दीज आर योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो आप किस किस पे अप्लाई कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी कंपनी के शेयर्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हो, म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो, कोई जॉइंट वेंचर बाहर सेटअप कर रहे हो, होली ओन सब्सिडरीज में आप कोई अपना शेयर ले रहे हो, या लोन्स दे रहे हो एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स को। अगर आप लोन दे रहे हो दैट इज योर ऑल्सो योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बिकॉज ये आपकी लाइबिलिटीज जो है चेंज करता है। प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है, बाहर किसी जॉइंट वेंचर में आप कर रहे हो या होली ओन सब्सिडरी में कर रहे हो तो उसमें प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल एस्टेट बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज, ये याद रखना है आपको। प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है, किसी बाहर की कंपनी है जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो जॉइंट वेंचर के पर्पस में, रियल एस्टेट बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें आपका क्या है, लिमिट वही है 2.5 लाख की है, ये आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आपका क्या है, रेमिटेंसेस फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप किसी कंपनी में जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो टू अचीव अ सिग्निफिकेंट शेयर इन द कंपनी, कि आपके कुछ कंट्रोलिंग राइट्स भी जो है आ जाए। अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हो बाहर तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर यूएसडी 5 मिलियन से ज्यादा है, 5 मिलियन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हर आपकी पूरी फैमिली मिलके भी इन्वेस्ट कर सकती है, जिसमें हर फैमिली मेंबर की जो है इंडिविजुअल लिमिट होती है। ठीक है, तो उस केस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन एक कैटेगरी 1 मर्चेंट ब्रोकर से करानी है जो कि सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है। ठीक है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपको उसकी वैल्यूएशन करानी है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन से ज्यादा है। अगर 5 मिलियन से कम है उस केस में आप एक सीए का या सीपीए का सर्टिफिकेट जो है ले सकते हैं। जो रेमिटेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड हो सकती हैं फैमिली मेंबर्स की, सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स
कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, यहां से आपको जितने भी ड्यूज आएंगे, डिविडेंड आएंगी, रॉयल्टी आएगी, ठीक है, टेक्निकल फीस आएगी, ये सारा पैसा आपको इंडिया में वापस लेके आना है विद इन 60 डेज ऑफ सच अमाउंट्स यू रिसीव, या जिस जिस दिन आपकी अमाउंट ड्यू होती है विद इन 60 डेज आपको सारा पैसा वापस लाना है। द परमिसिबल सीलिंग शैल बी विद इन द ओवरऑल लिमिट अंडर एलआरएस। ठीक है, आपको एलआरएस के अंडर ही जो है इस लिमिट को रखना है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। Resident individuals should submit share certificates or any other documents as evidence within 6 months from the date of making the remittance. अगर आप बाहर की किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनके जो शेयर सर्टिफिकेट हैं या कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको रेमिटेंस करने के 6 महीने के अंदर अंदर अपने ऑथराइज डीलर के पास सबमिट कर देना है। ठीक है, और क्या हमारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं ये मैंने आपको बताया है। डिविडेंड रॉयल्टी आपको कुछ रिसीव होता है तो 60 दिनों के अंदर आपको रिपैट्रिएट करना होता है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट्स आपको 6 महीने के अंदर सबमिट करने हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज हुआ है तो आपको डेजिग्नेटेड एडी को 30 दिन के अंदर सच चेंजेस के बारे में बताना है। डिस इन्वेस्टमेंट आपने कोई करी, अपना पैसा वापस निकाल लिया तो इंडिया में इमीडिएटली उस पैसे को वापस लेना है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम आपको दे रहे हैं 60 दिनों के अंदर आपको ये पैसा जो है वापस लाना है और एडी को बता देना है। रिपोर्ट टू द डेजिग्नेटेड एडी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। आपको जब डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर आपको डेजिग्नेटेड एडी को बता देना है और इंडिया में वापस वो पैसा कब तक आ जाना चाहिए, 60 दिनों में आ जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या है, हमने देख लिया कि क्या क्या हमारे जो है फॉरेक्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। आरबीआई ने जो है एक बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम बनाया है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन सब की जो है मेरे पास एक गिनती रहनी चाहिए, मेरे पास सारी रिपोर्टिंग रहनी चाहिए, किस तरीके की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उसको कैसे कंप्लाई किया जा रहा है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कंप्लाई हो रही है कि नहीं। तो आरबीआई ने अप्रैल 2018 में कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर दी। ठीक है, हमारे जो एडी बैंक्स हैं, ऑथराइज बैंक्स हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसका नाम है XBRL प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस पे हमारे सारे ऑथराइज बैंक्स को डेली ट्रांजैक्शन वाइज इंफॉर्मेशन डालनी होती है। हर दिन की जो ट्रांजैक्शन होती है नेक्स्ट वर्किंग डे तक उनको अपडेट करनी होती है XBRL प्लेटफॉर्म पे। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, फॉर्म A2, पैन, सोर्स ऑफ फंड्स का डिक्लेरेशन या कोई और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन योर ट्रांजैक्शन टाइप। अगर आपका अमाउंट 25,000 USD तक है तो सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन आपका ऑथराइज बैंक आपको अलाउ कर सकता है। ठीक है, ओडीआई किसी ने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका जो फॉर्म है ऑथराइज डीलर को 30 दिनों तक आरबीआई के पास सबमिट करना है। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है और जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ओडीआई वालों ने पैसा जो निकाल लिया, डिसइन्वेस्ट कर लिया, तो वो पैसा जो है वापस इंडिया आ गया कि नहीं, उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि नहीं, ये सारा रिपोर्ट आपको आरबीआई को करना है। और जितना भी आपका ट्रांजैक्शन का डेटा है, सारा डेटा ये आपके सारे एडी बैंक्स को एक्सेसिबल होता है वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, हो सकता है एक से ज्यादा बैंक के साथ जो है डील कर रहे हो। ठीक है, so this is about your compliance and reporting that authorized dealers have to do to the RBI, Reserve Bank of India. Now since we are done with this chapter, हमने चैप्टर पूरा कर लिया अपना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, टू जस्ट अंडरस्टैंड वेदर वी हैव बीन एबल टू फॉलो द चैप्टर प्रॉपर्ली और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not eligible to remit funds under the liberalized remittance scheme? इनमें से कौन है जो एलिजिबल नहीं है फंड्स भेजने के लिए एलआरएस के अंडर? रेजिडेंट इंडिविजुअल, माइनर, पार्टनरशिप फर्म, a citizen of a foreign state resident in India on a work assignment. इंडिविजुअल 100 में पता ही अलाउड है, रेजिडेंट इंडिविजुअल अलाउड है, माइनर अलाउड है। ये भी हमने देखा था कोई फॉरेन स्टेट के रेजिडेंट है जो इंडिया में रह रहे हैं काम के लिए और 3 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, ही इज ऑल्सो अलाउड। पार्टनरशिप फर्म जो है, नॉन इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ दीज इज अ प्रोहिबिटेड रेमिटेंस अंडर एलआरएस? एलआरएस के अंडर कौन सी इनमें से प्रोहिबिटेड रेमिटेंस है?
कोई बाहर आपका फैमिली मेंबर रहता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए आप कोई पैसा भेजते हो। दूसरा क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट है बाहर, उसके लिए कोई पैसा भेजते हो। फिर क्या है, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, एंड देन यू हैव स्टडीज अब्रॉड। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर है, लॉटरी टिकट्स के लिए हम LRS अलाउ नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next, question number 3. A resident individual wishes to purchase an immovable property abroad. What is the maximum amount they can remit for this purpose in a financial year under the LRS? आपके एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं जो बाहर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। LRS स्कीम के अंडर मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो वो रेमिट कर सकते हैं। काफी आसान सवाल है। LRS स्कीम है तो आपका रेमिटेंस कितना होता है। अंडर LRS योर रेमिटेंस अलाउड इज USD 2,50,000। ठीक है, सो दिस इज आवर basically limit that is allowed under LRS for your immovable properties purchase. ठीक है, so I hope this is clear to you all. So now we are done with today's class. An important piece of information that I would like to give is हमारा CAIIB का जो है पेड बैच भी चल रहा है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो जो यहाँ पे टीचर्स आपको CIB पढ़ाते हैं वो आपको पेड बैच में ही वही पढ़ाते हैं। द ओनली डिफरेंस इज आपको वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और कंटेंट मिलता है। ठीक है, और जो है यहाँ वहां पे हम आपको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजें कराते हैं। आपको जो है 40+ इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं, स्पेशल सेशंस ऑन PYQs, रिकॉर्डेड सेशंस का 24/7 एक्सेस मिलता है, और आपको मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, आप जो है हमारे इंडिविजुअल बैचेस भी ले सकते हो, जैसे BFM का आप इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हो विच इज CIB BFM मास्टरी बैच। तो आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो गाइडली की ऐप पर, वहां पे आपको सारे कोर्सेज जो है मिल जाएंगे। आज के सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर लो। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आज की वीडियो देख लो और पुराने जो सेशंस मिस हो गए हैं उनको भी देख लेना। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। क्लास का फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, and you can tell us in the comment section how you're liking the classes, or if there are any feedback you can give it to us. Thank you so much everyone.